Hey everyone, welcome to my channel. Today's topic is about ecology. Ecology in structure and function. I will be sharing you handwritten notes and full explanation of this video in detail. Ecology is the study of relationship between living organisms include human and their physical surrounding. It examines how organisms interact with each other and with element of their environmental. इकोलॉजी में हम लोग को ये स्टडी करना है कि रिलेशनशिप कैसे हम लोग बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि ह्यूमन और जो एनिमल्स है वो कैसे एक एनवायरमेंटल के साथ सराउंडिंग के साथ अपने आप को उस एरिया में अडाप्ट कर ले रहे हैं, उस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं एनवायरमेंटल और खुद के साथ. Historical background. Key figures like Carnier, Linnaeus, Ernier, Haeckel, and Ian Odom. Ecology has contributed significantly to the field. Ecology has developed over time with notable contribution to the understanding of species, population, community, and ecosystem. जो ये साइंटिस्ट ने बताया है कि इकोलॉजी के साथ हम लोग को कंट्रीब्यूशन करना है, उनके साथ हम लोग को चलना है, उनके साथ साथ ये कंट्रीब्यूट दिया उन्होंने कि हम लोग को समझना होगा कि समय के साथ साथ इकोसिस्टम भी चेंज होता है, स्पीसीज को समझना है, पॉपुलेशन को समझना है, कम्युनिटी को समझना है, ताकि हम इकोलॉजी को और अच्छे से डेप्थ में जान पाए. Component of ecosystem. Ecosystem consists of biotic living component like plants, animal and microorganism and abiotic non-living components such as sunlight, water and minerals. Ecosystem दो components में बांटा गया, बायोटिक है और अबायोटिक. बायोटिक में लिविंग आती है जैसे प्लांट एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक में नॉन लिविंग जिसमें सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स आता है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. With the ecology, the organisms range from individual organism to population, community, ecosystem and biosphere. इसमें इकोसिस्टम पहले वो इंडिविजुअल होता है, फिर बाद में लोग पॉपुलेशन बनाता है, कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बनाता है, एक पॉपुलेशन बनाता है, और फिर पहले वो इंडिविजुअल से ही स्टार्ट होता है. फ्लो ऑफ एनर्जी. Energy enters ecosystem through the primary producer like plants and flow through consumer, herbivorous, carnivorous and decomposers supporting all levels of food web. एनर्जी वो इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू एंटर, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, फिर कंज्यूमर उसको प्रोड्यूस करता है, फिर डिकम्पोजर सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है, फिर एक फूड वेब फूड चेन बनाता है. Anthropogenetic effect. Human activities like deforestation, pollution and climate change can disrupt ecosystem, lead to the loss of biodiversity. जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे फॉरेस्ट को काटना, पोल्यूशन बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज होना, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है. कंजर्वेशन इफेक्ट. Recognizing the impact of human on ecosystem had lead to the conservation effect, including protected areas, sustainable practicals and policy like National Environmental Policy Act. सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन थ्री मेन डिवीजन. जो इकोलॉजी वो सब डिविजन थ्री सब डिविजन में डिवाइडेड है. ऑटो इकोलॉजी, साइनो इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी क्या होती है? फोकस ऑन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड द इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंटल. इसमें एक इंडिविजुअल स्पीसीज इंटरैक्ट कर रहा है एनवायरमेंट, जो सिर्फ अकेला एक इंडिविजुअल इंटरैक्ट कर रहा है. स्टडी हाउ अ सिंगल स्पीसीज सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड अडेप्ट इन द गिवन हैबिटेट. हमको इसमें ये स्टडी करना है जो सिंगल स्पीसीज, एक ही स्पीसीज है, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक अपना यंग बंस दे रहा है और उस एनवायरमेंट में अडाप्ट कर रहा है, उस हैबिट को अडाप्ट कर रहा है, एक सिंगल ही स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी हाउ अ स्पीसीज प्लांट स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल टू सनलाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी. एक जो सिंगल प्लांट होता है वो सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी, अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एक सिंगल प्लांट ही करता है. साइनो इकोलॉजी. एग्जामिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एंड कम्युनिटी एंड द इंटरैक्शन. इसमें साइनो इकोलॉजी में एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, बहुत सारा ग्रुप रहता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करता है एनवायरमेंटल के साथ. स्टडी डाइवर्सिटी, competition, prediction and mutualization with the community. Example, investigating interaction between plant, herbivorous and predator in a forest ecosystem. इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक इंटरेक्शन करता है प्लांट, जो हार्बीवरस और प्रेडेटर. जो प्लांट है वो प्लांट ग्रो होता है, हार्बीवरस को खाता है, प्रेडेटर हार्बीवरस को खाता है, तो ये इकोसिस्टम बनाता है ग्रुप में, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है वो. हैबिटेट इकोलॉजी क्या होती है? अ हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरमेंट इन विच स्पीसीज लाइन्स. It provides the essential resource that an organism needs, including food, water, shelter, and right climatic condition. एक हैबिट में रहने के लिए नेचुरली एनवायरमेंटल में एक स्पीसीज को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? फूड, वाटर, शेल्टर और एक अच्छा क्लाइमेटिक वेदर चाहिए होता है. क्या एग्जाम्पल है? टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड हैबिटेट लाइक्स फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन. टेरेस्ट्रियल में जो लैंड में रहता है, डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन की जरूरत है. जो एक्वेट, जो पानी में रहता है, वाटर बेस्ड हैबिटेट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, रिवर एंड मेरीन ओशन, कोरल रिफिल्स. माइक्रोहैबिटेट जो बैक्टीरियाज होती है. स्पीसीज स्मॉलर एरिया विद इन लार्जर हैबिटेट सच एज एरिया अंडर रॉक्स विद ट्री बार्क्स विच ऑफन सपोर्ट यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अपना अपना हैबिटेट बनाता है, जैसे टेरेस्ट्रियल लैंड में बनाता है, एक्वेटिक पानी में बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा छोटा स्पेस में ट्री का होल बना के वो अपने आप का घर बना, अपने आप को हैबिटेट करवा लेता है उस चीज़ में. स्कोप ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी में हम लोग को क्या स्कोप मिलता है?
Ecology provides foundation knowledge for understanding animal behavior, interaction and adaptation in their natural environment. Ecology एक नॉलेज बताता है, हम लोग को समझाता है, हम लोग को समझना है कि जो लोग का बर्ताव है, इंटरेक्शन है, कैसे वो अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहा है, अपना एनवायरमेंटल नेचुरली कैसे क्या कर रहा है, वो हमको स्टडी करना है. इट इज़ अ साइंस विच डील विद द वेरियस प्रिंसिपल विच गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट. एक रिलेशनशिप समझना ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल के बीच में. Importance of ecology. Study of behavior change of living organism with change in environmental. हम लोग को उसका बिहेवियर चेंज करना है, मतलब बिहेवियर चेंज कैसे होता है वो देखना है एक एनवायरमेंटल के साथ, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज होता है. टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर एनवायरमेंटल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग मैटर. हम लोग को ये समझना है कि एक अच्छी तरह से कैसे डेवलप्ड होता है एक लिविंग मैटर एक एनवायरमेंटल के साथ. टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद एनवायरमेंटल. वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है दूसरा एनिमल के साथ और एनवायरमेंटल के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको स्टडी करना है. डेवलप नॉलेज about the different type of community and their relation with the non-living and non-renewable substance of nature. हम लोग को नॉलेज गेन करना है कि जो कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी के साथ कैसे एक रिलेशनशिप बना रहा है नॉन लिविंग, जैसे कि एक एनिमल है सन लाइट वाटर एयर के साथ कैसे अपना रिलेशन बना रहा है और नेचर में कैसे अपने आप को उस चीज़ के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, अटैच कर रहा है अपने आप को, उस चीज़ को पढ़ना है. इकोलॉजी गिव बैलेंस आइडिया अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. एक इकोलॉजी है जो हम लोग को बैलेंस आइडिया बताता है कि कैसे कंजर्वेशन करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन करना है. Classification of ecology. Ecology depends on complex interrelationship with the natural environmental. Population ecology. Population of an individual species. Population जो अकेला एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाता है, अकेला स्पीसीज मतलब बड़ा बड़ा पॉपुलेशन बनाता है. कम्युनिटी इकोलॉजी. इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद द कम्युनिटी. जो स्पीसीज है वो ग्रुप बना लेता है और इंटरेक्शन करता है कम्युनिटी के साथ. बिहेवियर इकोलॉजी. द बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर टूवर्ड नेचुरल एनवायरमेंटल. कैसे अपने आप को बिहेव कर रहा है, कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है लिविंग मैटर और एनवायरमेंटल के साथ. इकोसिस्टम इकोलॉजी. फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर. कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी क्या है. इकोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड है, बायोटिक और अबायोटिक है. प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजिशन ये बायोटिक में आता है. कंज्यूमर और दो भाग में बांटा है, हार्बिवरस और कार्निवरस. अबायोटिक जो नॉन लिविंग है, एयर वाटर सॉइल एनर्जी. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेट्स सी. Abiotic component have strong influence on the structure, behavior, interrelationship and distribution of organism. Abiotic strong influence है, ये स्ट्रक्चर बिहेवियर इंटररिलेशनशिप बनाता है ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको बताता है. क्लाइमेटिक फैक्टर. इंटरचेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्जांपल रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी. क्लाइमेट में कैसे चेंजेस होता है, रेन की वजह से होता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे घटते रहता है, लाइट जो कभी डार्क होता है कभी लाइट होता है, और विंड कभी तेज हवा चलती कभी कम चलता है. क्लाइमेटिक चेंज हमेशा चेंज होते रहता है. एल्फिक फैक्टर. स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एग्जाम्पल सॉइल पीएच, डिफरेंट मिनरल्स. सॉइल हर एक जगह का अलग अलग होता है, हर एक सॉइल का पीएच अलग होता है और हर एक सॉइल में अलग अलग मिनरल्स पाया जाता है. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन साइकिल मैटर साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल. इनऑर्गेनिक में ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम आता है और ये बायो जियोकेमिकल साइकिल बनाता है. Organic component, proteins, carbohydrate, lipids and amino acid, these all are synthesized by the biota. Flora and fauna, इसमें ये सब प्रोटीन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स और एक फ्लोरा फ्यूना बनाता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट. Biotic components classified into different types of living organism. Producer, these are autotrophs like chemical synthesized photosynthesis bacteria like blue, green, algae and other. ये ऑटोट्रॉपिक होता है, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, जो कि केमिकल सिंथेसाइज और फोटोसिंथेसाइज बनाता है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन एल्गी और अदर जो भी एल्गीज होती है. Capture energy from non-organic source, especially light, and store energy in the form of chemical for the lateral use for growth and producer. जो एनर्जी है वो लाइट के, जो एनर्जी लोगों को जो भी मिलता है प्लांट का वो स्टोर कर लेता है और उसको केमिकल फॉर्म में रखता है. आगे ग्रोथ के लिए प्लांट को ग्रोथ का जरूरत पड़ता है तो लाइट को लोग स्टोर करता है. Consumer, these are heterotroph organism eating other living creature to consume food synthesized by producer. Due to absence of chlorophyll, they couldn't able to synthesize their own food. ये हेटरोट्रॉपिक होता है, जो दूसरे एनिमल्स को खाता है, प्लांट्स को खाता है, ये हेटरोट्रॉपिक है. और ये लिविंग क्रिएचर को कंज्यूम करता है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है अपना फूड के लिए, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता क्योंकि इन लोग के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और अपना खुद नहीं बना सकता है. ये प्लांट नहीं है, एनिमल्स है. कंज्यूमर एनिमल्स खाती है. 4 टाइप ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर 4 तरह के होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, एनिमल डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स देयर फूड, डियर गोट, जो
एनिमल है डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होता है, अपना फूड लोग खुद नहीं बनाता है. सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवरस एंड ओमनिवरस बीच ईट प्राइमरी कंज्यूमर. जो कार्निवरस और ओमनिवरस है वो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होता है. कार्निवरस एनिमल ईट फ्लैश एंड ओमनिवरस कंज्यूम हार्बिवरस एज वेल एज प्लांट. कार्निवरस एनिमल जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल खाता है, प्लांट्स नहीं खाता, बट ओमनिवरस हार्बिवरस भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है, वो दोनों खाता है. टर्शियरी कंज्यूमर द लार्ज कार्निवरस विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल वुल्फ. जो लार्ज नंबर ऑफ कार्निवरस है वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होता है, जैसे कि वुल्फ. क्वेटनरी कंज्यूमर टॉप कार्निवरस विच फीड अपॉन हार्बिवरस, ओमनिवरस एंड कार्निवरस. जो टॉप लेवल की कार्निवरस होता है वो हार्बिवरस, ओमनिवरस और कार्निवरस ये तीनों पे डिपेंड करता है, जैसे कि लॉयन और टाइगर, ये टॉप लेवल ऑफ कार्निवरस है. डिकम्पोजर रिड्यूस सैप्रोफाइट्स और माइक्रो कंज्यूमर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. ये रिड्यूस करता है सैप्रोफाइट्स को, बैक्टीरिया और फंगी के और वो लोग रिड्यूस हो जाता है सॉइल में. ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड वेस्ट मैटर एंड डिकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड यूज बाय प्रोड्यूसर. ये छोटे छोटे भाग में डेड और वेस्ट जो मैटर आता है वो डिकम्पोज हो जाता है छोटे छोटे कंपाउंड में, और वो प्रोड्यूसर में जैसे कि प्लांट का खाद बन जाता है. डिकम्पोज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग एंड मेंटेनिंग द डायनामिक नेचर. डिकम्पोज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि मेंटेनेंस बना रहता है डायनामिक नेचर का, कि प्लांट से एनिमल खा रहा है, प्लांट फिर एनिमल को दूसरा एनिमल खा रहा है, फिर उन लोग का डेड बॉडी बच जाता है, वो मिनरल्स बन जाता है, एक खाद बन जाता है प्लांट्स के लिए, उसी से प्लांट उगते हैं, तो एक नेचुरल साइकिल बन जाता है. Production in ecosystem. Primary production. The energy is used by plant is converted into chemical energy. The entire energy is taken by the plant. Total amount of sugar produced. जो एनर्जी है जो प्लांट को केमिकल एनर्जी मिलता है उसको वो लोग टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको शुगर प्रोड्यूस करता है. जो में केमिकल एनर्जी रहता है प्लांट के पास वो शुगर प्रोड्यूस करता है. दिस टर्म इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी. इस टर्म को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट या ग्रॉस प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है. In primary production, sugar produced by photosynthesis is lost immediately through respiration in most ecosystem. प्राइमरी प्रोडक्शन में शुगर प्रोड्यूस होता है केमिकल और वो लोग स्टोर करता है, पता है ये. फिर वो लोग फोटोसिंथेसिस से फिर रेस्पिरेशन होता है इकोसिस्टम में. शुगर प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, फिर फोटोसिंथेसिस में फिर रेस्पिरेशन होता है. Measure the total material actually present in the plant biomass, then indirectly measure the gross primary production less the respiration. जो भी टोटल मिनरल प्रेजेंट होता है प्लांट पे वो बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो रेस्पिरेशन में कन्वर्ट होता है प्राइमरी में. सेकेंडरी प्रोडक्शन द assimilated material leaves the animal's body as waste material which is the energy source of other organism. जो भी वेस्ट मटेरियल है, लीव्स जो भी वेस्ट हो जाता है वो दूसरा एनिमल के लिए एक एनर्जी का फॉर्म बन जाता है. Asymmetrically, energy is used by these consumer species for various metabolic processes such as respiration, expiration and secretion. जो एनर्जी रहता है, जो कंज्यूमर स्पीसीज एनर्जी जो बच जाता है वो लोग यूज़ करता है. कैसे यूज़ करता है? रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ इन आउट करना, एक्सक्रीशन करना, बॉडी वेस्ट अपना बॉडी से निकालना. द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द टिश्यू ऑफ हेटेरोटॉपी इज अ टर्म एज नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन. जो भी एनर्जी स्टोर हुआ है एक टिश्यू में, जो कि हेटेरोडॉप्स है, जो एनिमल्स ईटिंग वाला होता है, जो एनिमल ईट्स करता है, उसे हम लोग नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं. तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल प्लांट मटेरियल इंडाइजेस्ट बाय द हार्बिवर्स, लेस मटेरियल लॉस बाय फिशेस. अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एन अबायोटिक फैक्टर इज नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द एनवायरमेंटल. दिस कैन बी फिजिकली और केमिकली प्रेजेंट. जो अबायोटिक वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो केमिकल फिजिकली दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकती है. Temperature. A rise in temperature has a potential to change the way of living develops. It change the metabolic rate organism. टेम्परेचर में राइज होना, बढ़ना, घटना एक पोटेंशियल चेंज है जिससे एनवायरमेंटल में चेंजेस होता है, डेवलप होता है, और जो एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ टॉलरेंस लेवल ऑफ टेम्परेचर रेंज. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, हर एक एनिमल के पास एक टेम्परेचर को सहने का क्षमता होता है. वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सहेगा, वो उससे कम नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉन्डेड है. Some animal and plants can bear extreme heat and extreme cold and they can survive in well moderate temperature. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म में रह सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एकदम ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म में दोनों में सर्वाइव कर पाते हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर अडेप्ट टू द सर्वाइव बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर. हर एक एनिमल प्लांट अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है उस टेम्परेचर में, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम, वो लोग उस चीज़ में अडेप्ट हो जाते हैं. लाइट एक्सपोज ऑफन affects the temperature. It is an abiotic factor strongly influenced by sunlight. जो लाइट का जो एक्सपोजर है वो सनलाइट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है. सनलाइट abiotic factors है ये एक. एरिया विद डायरेक्ट सनलाइट आर वार्मर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ.
जो भी मतलब जो भी एरिया में सन डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है वो गर्म रहता है और एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। Sunlight is necessary for photosynthesis, the process where plant use carbon dioxide and water to make sugar food for the plant, later becomes food for animals. सनलाइट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स इससे फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करता है, सिर्फ शुगर फूड बनाता है, जो कि बाद में एनिमल यूज़ करता है अपना फूड के लिए। With sun, plant can't live, and without plant, animal couldn't live. So sunlight plays major role production, oxygen and temperature. अगर सनलाइट ही नहीं रहेगा तो प्लांट कैसे बढ़ेगा, प्लांट ही नहीं रहेगा तो एनिमल्स भी नहीं रहेगा। और ये एक मेजर रोल प्रोडक्शन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर के लिए सनलाइट एक मेजर रोल प्ले करता है, जिससे कि प्लांट जी सके, एनिमल जी सके और ऑक्सीजन और टेम्परेचर अपने मिनिमाइज टेम्परेचर में रह सके, रेंज में रह सके। Water. All organisms need some water intake. Water covers 70% of Earth's surface and fall as rain or snow over land. हर एक ऑर्गेनिज्म को वाटर तो चाहिए होता है जीने के लिए। पूरा अर्थ सरफेस में 70% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर है, जिससे कि रेन और स्नो लैंड होती है, जिससे कि बारिश और बर्फ गिरती है। Only organism required small amount percentage of water can survive. Other animal thrive condition with a large amount of water, such as marine animal and plant. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा परसेंटेज वाटर में रह सकते हैं, बट बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है जीने के लिए, जैसे कि मैरिन, जो ओशियन एनिमल्स रहते हैं वो सब। वाटर इज एसेंशियल टू सर्वाइव, बट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, बट हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। Oxygen. Oxygen used by cell has energy source. It gives cell the energy they need to carry out important function for growth and reproduction. ऑक्सीजन एक सेल है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सोर्स है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट यूज ऑक्सीजन कुड नॉट एबल टू लिव। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म वो नहीं जी पाएंगे। Oxygen is produced by green plants through the process of photosynthesis and sunlight is directly linked. ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट में, और इसे डायरेक्टली लिंक है। ऑक्सीजन प्लांट से प्रोड्यूस होता है और प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है। एयर. द एयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटमोसफियर सराउंडिंग द अर्थ। एयर हर जगह प्रेजेंट होता है, हर एयर है तभी हम लोग हैं यहाँ पे। पूरा एटमोसफियर में एयर प्रेजेंट है, सराउंडिंग में, अर्थ सराउंड में। Animal and other creature breathe oxygen or filter it from water, and plant grow because of the presence of carbon dioxide. Animals और अदर क्रिएचर से हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जी पाते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। Living things combine oxygen and carbon to make carbohydrates, chemical that provide energy and are important part of DNA, protein and other ऑर्गेनिक मटेरियल। जो लिविंग थिंग्स है वो कंबाइन करता है ऑर्गेनिज्म और कार्बन के साथ, और कार्बोहाइड्रेट, केमिकल, ये सब हम लोग को, ये एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है डीएनए के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल में। एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनस्फियर एंड मेसोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 4 लेयर में बना हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर और ओजोन और मेसोस्फियर में। Soil is made up of small particles of rock, sand and clay mixed with decomposed plant and animal. Soil एक छोटा छोटा कंकड़ से बना हुआ है, सैंड, क्ले से, जो कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, जिससे कि प्लांट यूज देयर रूट्स टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स का जो रूट्स होता है वो सॉइल के अंदर होता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन मिलता है वाटर डालने से। Soil are different from place to place. This can be big factor for plant and animal live in a certain area. जो soil होता है हर एक जगह में soil का minerals अलग अलग होता है, जिससे कि animals और plant ये एक बड़ा फैक्टर बनता है certain area के लिए। Effects of temperature on animals में क्या अफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर की वजह से? Temperature has performed effect on an ecosystem by affecting energy flow, metabolism and behavior change of organism. Effect of metabolism. Temperature has directly effect on the metabolic activity of organism. Temperature एक organism में पूरा body का activities को affect करता है। The activity under the control of enzyme which turn and influenced by the temperature. जो भी enzyme control होता है वो सारा चीज temperature पर depend होता है। Increase in temperature, enzymatic activity also increase, therefore increase in the rate of metabolism. अगर
टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, एंजाइमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर ब्रिंग रिटार्डेशन इन एंजाइमिक एक्टिविटी. इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन बिहेवियर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बीइंग फाउंड टू बी गवर्न्ड बाय टेम्परेचर. बहुत सारा ऐसा एनिमल्स है जो रिप्रोडक्शन बिहेवियर है वो टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे होती है. सम एनिमल ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, सम मेनली इन विंटर्स एंड समर. बहुत सारे एनिमल है वो पूरा ईयर ब्रीड करते हैं, बहुत मतलब इंटरेक्शन करते हैं दूसरे एनिमल से, बट कुछ कुछ एनिमल्स है जो विंटर या समर में ही ब्रीड करते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ. while other animal have two breeding period, one in spring and other in fall. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो दो ब्रीडिंग करते हैं, दो ब्रीडिंग पीरियड्स जैसे कि स्प्रिंग और एक अदर फॉल में होता है. इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन. द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स सेल एंड द रिप्लिकेशन ऑफ गामेट्स टेक प्लेस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इन डिफरेंट स्पीसीज. जो मैच्योर सेक्स सेल्स होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, हर टेम्परेचर में डिफरेंट होता है. For example, in blowfly, capillary secreted the number of egg laid increase with the increase in temperature up to 32 degrees Celsius, 32.5 degrees Celsius. इसमें एक एग्जाम्पल दे, जो फ्लाई कैपिलरी सेक्रेटेड जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, अप टू 32 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एग लेट इंक्रीज होता है. विथ फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज नंबर ऑफ एग लेट. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो एग देने का क्षमता होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. इफेक्ट ऑन सेक्स रेशियो. इन सर्टेन एनिमल सच एज रोटिफर्स एंड डैप्लिहेंट्स द सेक्स रेशियो इज कंसिडरेबल अफेक्ट बाय द टेम्परेचर. इस मतलब रोटिफायर्स, इसमें सेक्स रेशियो अफेक्ट करता है टेम्परेचर की वजह से. Under normal condition, the temperature difference produces parthenogenetic eggs which develop into female. जब नॉर्मल कंडीशन होता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो पार्थोजेनिक एग्स जो फीमेल में कन्वर्ट्स हो जाती है, डैप्लिडिंग्स फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है. बट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर गिव राइज टू सेक्सुअल एग विच एंड फर्टिलाइजेशन में लीड टू मेल्स एंड फीमेल. जब टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, सेक्सुअल एग प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एग का, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होगा. इन द फ्लैग्यूफिला, जेनोस्पिला, Geosis, males outcome number female on rats on days when the mean temperature was between 21 degree and 25 degree, but the position is reversed in cooler day. जब वार्मर डेज होता है तो टेम्परेचर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस में फीमेल प्रोड्यूस होता है, बट कूलर डेज में उसका अपोजिट होता है जिसमें मेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द ऑप्टिमाइज टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रोट एग इज 8 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर होता है एग का वो 8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, इसमें वो डेवलप हो सकता है. द अडल्ट ट्रोट डज नॉट ग्रो इन वाटर विद टेम्परेचर ऑफ लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस. जो अडल्ट ट्रो होता है वो वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाता और नहीं बढ़ पाता है अगर 10 डिग्री से कम रहेगा. जो इसका जो मैक्सिमम रेंज का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक में ही बढ़ सकता है. इन cold eggs develop start at 90 degrees Celsius. It increase regularly up to 40 degrees Celsius and above it the egg does not survive. जब ठंडा का जब कोल्ड होता है, जब ठंडा होता है तब 90 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर पाएगा, बट इससे ज़्यादा या कम होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सी अर्चिन, एचिनिस एंड अटेन द मैक्सिमम साइज ऑफ वार्म ऑफ वाटर. ये सारे एनिमल्स हैं जो वार्म वाटर में सर्वाइव ज़्यादा होते हैं. Various ecology rules and pertaining to thermoregulation of organism. Various rules have been proposed by different ecologists to explain observation. Allen's rules. In endothermic animal from cold climate tends to have shorter ear, tail and legs in colder parts than in warmer part, thus reducing their surface equal to volume ratio. Allen's rules ये बताता है कि जो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेटिक कोल्ड रीजन में रहते हैं उन लोग का जो ईयर्स टेल लेग वो बहुत छोटा छोटा होता है. जो कोल्ड एरिया में एनिमल्स रहते हैं वो उनका ईयर्स टेल सब छोटा छोटा होता है और बॉडी उन लोग का बड़ा होता है. जैसे कि पोलार बियर का ईयर्स लेग सब छोटा छोटा बट उसका बॉडी एरिया जो बड़ा है. लेकिन Beckmann's rule. Effect of temperature on the absolute size of animal is pronounced. टेम्परेचर के इफेक्ट से उसका बॉडी कैसे
उसका बॉडी का प्रोनाउंस कैसे होता है। अ बर्ड एंड अ मैमल ऑफ कोल्डर एरिया आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट इन वार्मर एरिया टू द रिड्यूस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। जो कोल्डर एरिया में एनिमल्स रहते हैं वो लोग का बॉडी तो बड़ा रहता है, बट वो लोग का बॉडी पार्ट्स रहता है वो लोग छोटा छोटा रहता है। The birds and mammal of colder area are longer in size as compared to equivalent in warmer area to reduce the surface area। जो कोल्ड रीजन के जो एनिमल्स होते हैं वो लोग का जो बॉडी का साइज होता है वो लंबा होता है, और जो वार्मर एरिया का एनिमल्स वो थोड़ा छोटा होता है। एग्जाम्पल लार्ज पोलर बियर। लार्ज पोलर बियर्स का बॉडी बड़ा रहता है बट बॉडी पार्ट छोटा रहेगा। Rehnquist's rule: narrow and accumulated wings of birds in the colder region than broader wings in warmer region। जो कोल्डर रीजन में बर्ड सब रहती है वो लोग का फेदर और विंग सब छोटा रहता है, बट वार्मर रीजन में जो भी बर्ड्स रहते हैं वो लोग का फेदर और विंग सब बड़ा बड़ा होता है। जॉर्डन रूल्स: टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मॉर्फोलॉजी ऑफ सर्टेन फिशेज एंड इज फाउंड टू बी हैव सम रिलेशन विद द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स। टेम्परेचर की वजह से जो फिशेज होती है उन लोग का वर्टिब्रेट्स में भी कुछ चेंजेस आता है। फिशेज inhabiting water of low temperature tends to have more vertebrate than those of warmer water। जो भी फिश लो टेम्परेचर में रहती है उन लोग के पास ज़्यादा वर्टिब्रेट्स होते हैं और वार्म वाटर में कम वर्टिब्रेट्स होता है। वर्टिब्रेट्स मतलब फिश में जो कांटा होना। फिश साइज इज वेल हैज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्रीज इन कूलर एरिया कंपेयर टू द वार्मर एरिया। जो कोल्डर एरिया में जो फिश रहता है उसका वर्टिब्रेट ज़्यादा रहता है और वो साइज में भी ज़्यादा कंपेयर मतलब ज़्यादा साइज रहता है, उन लोग का बड़ा फिश रहता है कंपेयर टू वार्मर एरिया में। Golden rule: in warm humid climate animal bear dark pigmentation than those found in cool and dry climate। जो भी गर्म क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है उसमें डार्क पिगमेंटेशन होता है, डार्क कलर का एनिमल्स दिखते हैं, और जो कूल ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं उसमें लाइट कलर के एनिमल्स होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर भी ज़्यादा या घटता है तो उससे भी साइज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर्मेटिव ऑफ नैरो विंग्स इन अ कोल्डर रीजन एंड बॉर्डर विंग्स इन अ वार्मर रीजन। जो विंग्स होता है कोल्डर रीजन में वो छोटा होता है और बड़ा विंग्स होता है वार्मर रीजन में। Effects of light on plant and animal. In the case of animal, the sunlight mainly decides the biological rhythm or biological clock, often known as circadian rhythm. In the case plant, light affects the germination, seedling, and growth, commonly as called photoperiodism। जो एनिमल्स सनलाइट की वजह से बायोलॉजिकल रिदम करते हैं वो लोग को कैंटियम रिदम कहते हैं, और जो प्लांट्स फोटो पीरियडिज्म करते हैं जैसे जर्मिनेशन, सीडलिंग और ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ होना, सीड मतलब प्लांट सीड प्रोड्यूस करना, जर्मिनेशन जैसे प्लांट ग्रो होना, ये इसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, कार्डियम रिदम। क्या इफेक्ट पड़ता है एनिमल्स में। डे लेंथ नॉलेज of the seasonal of the year is visible to many animals। Change in temperature, photoperiod proves change in the color of feather and feathers, migration, entry into the hybridization, sexual behavior and sexual organs। जब डे डे लेंथ में लाइट का जो इफेक्ट पड़ता है सीजनल में एनिमल्स में, वो टेम्परेचर चेंज करता है, फोटो पीरियड चेंज होता है, कलर चेंज होता है बॉडी पार्ट्स का, और माइग्रेशन भी चेंज होता है, और बिहेवियर जैसे बिहेव करता है एक एनिमल ऑर्गेनिज्म के साथ वो भी चेंज हो जाता है सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म के साथ। दी सिंगिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्ड्स सच हैज कैडनी डिपेंड्स ऑन द फोटो पीरियड। जो बर्ड्स होती है उसका सिंगिंग फ्रीक्वेंसी भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है फोटो पीरियड की वजह से। हैज टेस्टस ग्रो मोर एंड्रोजीनस एंड सिक्रेटेड दी सॉन्ग फ्रीक्वेंटली इंक्रीज। जो टेस्टिस ग्रो होता है एक मेल में एंड्रोजेनस सिगरेट होता है जिससे कि सॉन्ग भी इंक्रीज होता है उसका फ्रीक्वेंसी। In autumn season, when photoperiod decreases, less daylight, the male canary testis degrade and androgen level drop, decrease singing frequency। Autumn में जब singing frequency decrease होता है तो कैंड्री टेस्टिस भी डिक्रीज होता है, एंड्रोजन लेवल भी डिक्रीज होता है। Not only singing frequency depend on photoperiod but the songing reappropriate। सिंगिंग फ्रीक्वेंसी गिरता ही नहीं है बल्कि सॉन्ग रिप्रोप्रिएट भी होता है। द लॉन्ग फोटोपीरियड इज स्प्रिंग रिजल्ट ग्रेट सिंगिंग रिप्रोप्रिएट। स्प्रिंग सीजन में लॉन्ग फोटो पीरियड होता है जिससे कि सिंगिंग पीरियड इंक्रीज होती है। द शॉर्टर फोटो पीरियड इन ऑटम रीजन रिड्यूसेस सिंगिंग रिप्रोट्राइड। ऑटम में छोटा फोटो पीरियड होता है जिससे कि सिंगिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होता है। बिहेवियर चेंजेस में क्या क्या होती है, एनिमल का इफेक्ट क्या पड़ता है। द बिहेवियर फोटो पीरियड
changes. Male canaries causes changes in the song by the center of the brain. बिहेवियर में चेंज होता है जिससे कि ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कैनरीज का सॉन्ग फ्रीक्वेंसी. As the photoperiod increases, the high vocal center and robust nucleus of the architecture increase in size. photoperiod increase होगा तो vocal center और arterism भी increase होगा size में. When the photoperiod decreases, this area of brain get regress. अगर इस photoperiod decrease होगा तो इसका brain भी obviously decrease हो जाएगा, brain काम करना नहीं होगा. Effect of light on plant. Photoperiodism. Photoperiodism is a physical reaction of organism to light and a darker period. It occurs plant and animal. Long day plant. Flowers when the night's length fall below their critical photoperiod. जब नाइट लेंथ होता है तो प्लांट क्रिटिकल हो जाता है. दिस प्लांट टिपिकली फ्लावर ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग एंड और अर्ली समर हैज डे गेट लॉन्गर. ये प्लांट्स होता है जो समर में ग्रो होता है और डेज होता है लॉन्गर होता है और नाइट शॉर्टर होती है. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज अबाउट 21 जून. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है. आफ्टर दैट दे ग्रो शॉर्टर टिल 21 दिसंबर. इसके बाद 21 दिसंबर तक जो प्लांट है जो फ्लावर है वो शॉर्टर ग्रो होती है. दिस सिचुएशन इज रिवर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये जो भी सिचुएशन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स उसका उल्टा हो जाता है. एग्जाम्पल कैरनेशन हैनबेन ओट. शॉर्टर डे प्लांट फ्लोट्स व्हेन द नाइट्स लेंथ एक्सीडेड द क्रिटिकल फोटोसिज्म. इसमें जो नाइट्स होता है वो छोटा हो जाता है. They cannot flower under short nights or if a pulses of artificial light is shown on the plant for several minutes during the night. ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है शॉर्ट नाइट्स में क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट मदद नहीं कर पाता है प्लांट को ग्रो करने में. दिस फ्लावर नीड्स टू कंटिन्यूस पीरियड इफ डार्कनेस बिफोर फ्लोरल डेवलपमेंट कैन बिगेन. इसमें डार्कनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि फ्लोरा डेवलप हो, एक प्लांट डेवलप हो पाए. नेचर नाइट टाइम लाइट्स इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रो द शॉर्टर द फ्लावर. जब नाइट में नेचुरल लाइट पड़ते जैसे मून का लाइट वो सफिशिएंट नहीं होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए. सनलाइट भी ज़रूरी होता है. शॉर्टर डे प्लांट फ्लावर हैज डे ग्रो शॉर्टर आफ्टर 21 जून इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विच इज ड्यूरिंग समर. 21 जून के बाद नॉर्थन हेमिस्फीयर में फ्लावर छोटा होता है और समर में बड़ा होने लगता है. एग्जाम्पल कैनेफ मारिजुना कॉटन राइस. डे न्यूट्रल प्लांट सच हैज कुकुम्बर रोज टोमेटोज एंड रूडेल्स डू नॉट इनिशिएट फ्लावरिंग ऑन फोटोपीरियडिज्म. जो कुकुम्बर रोज टोमेटो ये सब होता है ये मतलब डे न्यूट्रल प्लांट में आसानी से बढ़ जाता है. आफ्टर अटेंडिंग सर्टेन ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेज और एज टू अल्टरनेटिव एनवायरमेंटल एंड अ लो पीरियड टेम्परेचर. ये लो पीरियड टेम्परेचर में भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है और फ्रूट भी प्रोड्यूस हो सकता है. ये आराम से लो टेम्परेचर में अपना प्लांट को ग्रो कर पाता है. दे कैन फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट पर डे. ये थ्रू आउट द ईयर अपना प्लांट ग्रो करता है और इससे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है और सनलाइट का ज़्यादा इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है.